नमस्कार साथियों। जीके विद भानु सर चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। भारतीय संविधान जो कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस संविधान पे हमें गर्व है। उसकी आज विशेषताएं बताएंगे आप लोगों के सामने। वीडियो पूरा देखिए साथियों, अच्छा लगेगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वह विश्व का सबसे लंबा संविधान है और लिखित संविधान है। लंबा का तो मतलब जानेंगे कि सबसे ज्यादा धाराएं हैं, 395 अनुच्छेद है इसमें। और लिखित का मतलब होता है लिखा हुआ संविधान। दो प्रकार के संविधान होते हैं, एक होता है लिखित, एक होता है अलिखित। जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, इनके हैं लिखित संविधान है, लिखे हुए हैं पहले से। और जो अलिखित होता है वो पहले से लिखा नहीं होता। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान, वहां की संसद ने जैसा कानून पास कर दिया वैसा ही बन जाएगा। मगर भारत और अमेरिका जैसे देशों में संविधान कैसा है, लिखित है। तो भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान हो गया। दूसरी विशेषता है विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। स्रोत का मतलब होता है किसी स्थान से कोई चीज लेना। जैसे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद लिए गए तो उनका कोई ना कोई स्रोत रहा है। 1935 का शासन अधिनियम रहा। ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने काफी 200 सालों तक लगभग शासन किया भारत पे, तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव रहा। और अन्य देशों से हमने जैसे अमेरिका से ले लिया मौलिक अधिकार, रूस से ले लिया मौलिक कर्तव्य, जर्मनी से ले लिया आपात उपबंध। तो अन्य देशों से जो अच्छी चीजें थी वह चीजें ग्रहण कर ली गई हैं। तो विभिन्न स्रोत रहे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। ऐसा नहीं कि किसी एक मुद्दे को उठा लिया, किसी एक देश को उठा लिया, उसका संविधान अपना लिए, ऐसा नहीं। हमारा देश के जो उस समय संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत गहनता से अध्ययन किया सभी देशों के संविधानों का, और जो उस देश के महत्वपूर्ण चीजें थी उनको अपने देश में समाहित किया। अगला आपका कठोर और लचीलेपन का समन्वय। कठोर मतलब अगर जो बात आती है भारत को मजबूत बनाने के लिए, तो भारत हमेशा लचीला रहता है। और जब बात थी भारत में कोई हमारी संप्रभुता पे आंच उठाएगा तो हमारा देश एकदम से कठोरता के रूप में आ जाएगा। अब जैसे किसी कानून पास करना हो देश हित में तो समय नहीं लगेगा, अपना संसद जाए कानून पास कर देगी। और सपोज करें उस समय संसद की बैठकें नहीं हो रही तो अध्यादेश ला करके पास हो जाएगा। और वहीं अगर जो कहीं पे विश्व युद्ध होने की संभावना हो या भारत पर किसी देश की हमले की संभावना हो तो विश्व युद्ध में भारत स्वतंत्र है, संप्रभु है, चाहेगा तो हिस्सा लेगा, चाहेगा तो हिस्सा नहीं लेगा। मगर अब भारत पे कोई आक्रमण करने वाला है तो भारत बिल्कुल एकदम से कठोर हो जाएगा और उसकी कार्रवाइयों को बराबर जवाब दे देगा और उसको निश्चित नाबूद कर सकता है। अगला आ जाएगा संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण। संघात्मक होता है साथियों जैसे केंद्र की सरकार और राज्यों की सरकार, दो प्रकार की सरकारें होती हैं, उनको संघात्मक सरकार कहते हैं। जैसे भारत में दिल्ली की अपनी अलग सरकार है, प्रत्येक राज्यों की अलग सरकार है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, इनकी अलग सरकार है। तो संघात्मक और एकात्मक, जब कोई विषम परिस्थितियां आती है तो भारत हमेशा एक रहता है, एक जैसा रहता है। फिर ना तो आपके अलग किसी राज्य की सरकार रहेंगी या तो फिर ना तो किसी अन्य का हमारे ऊपर संप्रभुता को लेकर के दबाव रहेगा। अलग है सरकार का संसदीय रूप। सरकार का संसदीय रूप, संसदीय मतलब यहाँ पे जो भी कानून होंगे संसद के द्वारा बनाए जाएंगे, जिसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। तो भारत का रूप कैसा संसदीय रूप है। यहाँ पे संसद है, संसद का निर्माण किया गया है। संसद में आपके 3 अंग होते, सबको पता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो संसदीय व्यवस्था है। उसके बाद आता है संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता। संसद बनाया गया और संसदीय संप्रभुता भी है। संसद ने अगर कोई कानून बना दिया 2/3 बहुमत से तो वो हमेशा मान्य रहेगा। और यदि कोई जो है कानून ऐसा बनेगा जो देश के संविधान के खिलाफ होगा तो उसमें न्यायिक अपनी सर्वोच्चता दिखा सकता है। न्याय सर्वोच्चता रहती, भारतीय संविधान को जो संरक्षक होता है वो सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो जो संविधान के अनुकूल होगा वही रहेगा, जो अनुकूल नहीं होगा उसको हटाया जा सकता है। अगला आएगा कानून का शासन। भारत में कैसा शासन है, कानून का शासन है, कोई आदताई शासन नहीं। विधि पूर्वक काम किया जाता है। विधि का मतलब कानूनी होता है, तो कानून का शासन है, जो भी काम होते हैं विधि पूर्वक होते हैं। तो भारत में कैसा शासन है, तो कानून का शासन है। अगला एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब
यहाँ पे जो कानून है नीचे से ऊपर स्तर तक एक जैसे ही बनाया गया। ऐसा नहीं कि जिलों के अलग कानून हो जाएंगे, राज्यों के अलग हो जाएंगे और जो केंद्रों के अलग हो जाएंगे। कानून सबके एक जैसे होंगे। और स्वतंत्र न्यायपालिका और लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के जो संसद बनाते हैं, जिसको कार्यपालिका बोलते हैं, व्यवस्थापिका बोलते हैं। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों से स्वतंत्र है न्यायपालिका। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों से स्वतंत्र हो जाएगी न्यायपालिका। न्यायपालिका अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है, ना तो व्यवस्थापिका के दबाव में है, ना तो कार्यपालिका के दबाव में। तो न्यायपालिका कैसे? स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के मौलिक अधिकार भारत में दिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार भारत में दिए गए जो 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमको दिए गए। संप्रभुता देश को मिली, हमारे देश को मिली संप्रभुता का अधिकार, मतलब हमारे देश पे कोई बाहरी दबाव या प्रभाव नहीं हो सकता। वैसे हमको मौलिक अधिकार दिए गए। मौलिक अधिकार हमको अपने देश में दिए गए ऐसे कि इससे शिक्षा का मौलिक अधिकार दे दिया गया। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी ही जाएगी। मौलिक अधिकार हो गया। जैसे विचार व्यक्त की स्वतंत्रता है, हम बोल सकते हैं किसी को आहत ना करते हुए हम बोल सकते, तो हमको स्वतंत्रता दी गई। मौलिक अधिकार है हमारा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार, कि हमारे कोई प्राण नहीं ले सकता, हमारी दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और आपका हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, जो हमारी निजी चीजें हैं। यहां तक कि आपका फोन अगर जो किसी के हाथ लग जाता है और आप फोन का पासवर्ड ना बताओ, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, उस एजेंसी को बताओ हमारा राइट टू प्राइवेसी, अपने फोन का पासवर्ड नहीं बताएंगे, आप हमारा फोन खोल नहीं सकते हो। आपकी निजता का अधिकार है। किससे मिला हमको? संविधान से मिला निजता का अधिकार। इसीलिए निजता का अधिकार बहुत मायने रखता है। आपस में किसी से खटापटी हो जाए या किसी से दूसरे से हो जाए, आपका फोन मांग ले, फोन दे दे के 2 फोन और हम इसको पासवर्ड बताओ खोलेंगे, तो कहते हम पासवर्ड बताएं तो बताएं, ना बताएं तो ना बताएं। आपकी इच्छा है और आपकी निजता का अधिकार है। अगला आ जाता है आपका राज्य के नीति निर्देशक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के पास जैसी व्यवस्था होगी वैसे नीति निर्देशक तत्व फॉलो कराएंगे अपने वहां पे। अगला आपका है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में संविधान बनने के समय मौलिक कर्तव्य नहीं थे, मगर इसको बाद में जोड़ा गया 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। तो शुरुआत में जो मौलिक कर्तव्य थे उनकी संख्या 10 थी, बाद में एक बढ़ा करके 11 हो गए। तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्य? 11 हो गए। 11वां मौलिक कर्तव्य की प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलाए। यह आपका कर्तव्य हो जाएगा प्रत्येक माता पिता का। तो वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? मौलिक 11 कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। उसके बाद आ जाएगा भारतीय धर्म निरपेक्षता। भारत में किसी विशेष धर्म को मान्यता नहीं दी गई है। भारत में धर्म निरपेक्ष है, मतलब जो लोग हिंदू को मानना चाहते हैं हिंदू धर्म को माने, मुस्लिम धर्म को मानना चाहते हैं मुस्लिम धर्म को माने, सिख धर्म को मानना चाहे सिख, ईसाई धर्म को मानना चाहे ईसाई, और बौद्ध धर्म को मानना चाहे तो बौद्ध धर्म को माने, बशर्ते किसी धर्म का आप मान ना करें। और जिस धर्म को मानना चाहते हैं उस धर्म को माने, बशर्ते किसी के धर्म पे टिप्पणी ना करें। धर्म निरपेक्षता का अधिकार है, भारतीय संविधान में दिया गया है। अगला आपका है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का हमको अधिकार प्राप्त है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है जो आपकी मत देने की उम्र होती है। वयस्क मताधिकार 21 वर्ष थी वयस्क मताधिकार की उम्र, और इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 वर्ष कर दिया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले क्या होता था कि 21 वर्ष के जो व्यक्ति होते थे वही वोट डाल सकते थे, मगर इसकी आयु घटा करके कितनी हो गई? 18 वर्ष। तो इस समय जो आयु है हम लोगों को वोट देने की, वो आयु हो गई आपकी 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार का अधिकार प्राप्त है सभी भारतीयों को। अगला आपका एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, नागरिकता का मतलब जिसे कहते हैं कि हम लोग सब भारत के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं। कहीं पे दोहरी नागरिकता होती है, कहीं तिहरी नागरिकता होती है। जैसे कि अमेरिका में हो गई दोहरी नागरिकता, एक अमेरिका की नागरिकता हो जाएगी वहां की, और एक वहां के राज्यों की नागरिकता हो जाएगी, तो वहां पे दोहरी नागरिकता हो जाएगी। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय हो जाएगी, राज्यों की हो जाएगी, फिर वहां स्थानीय नागरिकता हो जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में तिहरी नागरिकता हो जाएगी। वैसे भारत में कैसी एकहरी नागरिकता है कि हम भारत के नागरिक हैं। ये कोई नहीं क्या कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, या तो ये कि हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, पंजाब के नागरिक हैं, उड़ीसा के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, जम्मू कश्मीर के नागरिक, ऐसा नहीं, हम सब भारत के नागरिक हैं।
तो भारत की नागरिकता कैसे इकहरी नागरिकता है। अगला आपका आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध भारतीय संविधान में दिए गए 356, 360 और 352। 352, 356, 360 में आपात उपबंध दिए गए। भारत में विषम परिस्थितियां आएंगी तो राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार है, जिसको आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन प्रावधान कहते हैं। उसके बाद है त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार 3 स्तरों पर सरकार होती है। अब तो इसको 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मान्यता दे दी गई है। त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सरकारें कैसी होती है, देखो, एक हो जाएगी केंद्र की सरकार, और दूसरी होती है राज्यों की सरकार, और तीसरी होती है स्थानीय स्वशासन, जैसे पंचायतों की सरकार हो गई, जिसमें प्रधान बनते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनते हैं। तो ये 3 प्रकार के हो जाएंगे। कहीं कहीं राज्यों में मुखिया कहते हैं, कहीं कहीं राज्यों में ग्राम प्रधान कहा जाता है। तो केंद्र, राज्यों के और स्थानीय शासनों के त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। उसके बाद अगला सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियों का भी आप निर्माण कर सकते हैं अनुच्छेद 243 के द्वारा, भाग 9 के द्वारा। तो साथियों, जो भारतीय संविधान की विशेषता है समझ में आ गया होगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। यहाँ से जो भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, आपने अगर अच्छी तरीके से इसका अध्ययन किया तो कितना भी घुमा फिरा के पूछेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताओं से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोगों का साथ हमें दिया, हमारे सब्सक्राइबर भी आप लोगों के हिसाब से अच्छे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हमारे चैनल को और हमारी फैमिली में जुड़ते गए। ओके साथियों, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।